नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम क्या है? वर्णाश्रम धर्म भारतीय जीवन व्यवस्था की मूल धुरी है। समाज और जीवन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करना होता है, जो प्रयत्न किया जाता है, वो यहीं से प्रारंभ होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था समाज को एकता प्रदान करने के लिए, समाज में एक बद्धता लाने के लिए ही बनाई गई है। मानव समाज ईश्वर की सृष्टि है। मनुष्य को ईश्वर से संयुक्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने, जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य आदि समाज व्यवस्थापकों ने समाज को एक ढांचे में निरूपित किया है। इसी व्यवस्था के अनुसार ही मनुष्य अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैर से शूद्र, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है। इनको वर्ण की संज्ञा देते हुए समाज में इनके कार्यों का भी विभाजन किया गया है। इस व्यवस्था में ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, अध्यापन, दान देना, यज्ञ करना और करवाना है। क्षत्रिय का कर्तव्य प्रजा और राज्य की रक्षा करना है। वैश्य का कार्य पशु संरक्षण, दान देना, वाणिज्य करना, ये सब। और शूद्र का कर्म इनकी सेवा करना बताया गया है मनुस्मृति में। भारतीय समाज में हमारे शास्त्रकारों ने आयु के साथ मनुष्य के कार्यों और नैतिक दायित्वों का भी निर्धारण किया है। और इसी को आश्रम के नाम से जानते हैं। यह भी समाज के लिए एक अत्यंत उपयोगी माना गया है। आश्रम को 4 भागों में बांटा गया है। वानप्रस्थ तथा संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन आश्रमों में कैसे धार्मिक अनुष्ठान करना है, कैसे यज्ञ करना है, इन सब का जो विस्तृत वर्णन मनुस्मृति में बताया गया है। परंतु युग के अनुकूल आश्रम व्यवस्था धर्म तथा वर्णों के रूप में परिवर्तन आया है। देखते हैं वर्ण व्यवस्था है क्या, इसका अर्थ क्या है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वृत्त वर्णे अथवा वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ चुनना या वर्ण करना होता है। वर्ण और वर्ण पदों में समानता भी है। वर्ण का अर्थ वृत्ति से लिया जाता है, अर्थात किसी व्यवसाय विशेष को चुनना। यदि समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें तो वर्ण का अर्थ वर्ग के रूप में माना जाता है। यहाँ वर्ग किसी व्यवसाय विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। वर्ण का अर्थ किसी विशेष की ओर संकेत करता है, और विशेष वो है क्या? वो किसी विशेष कार्य है।
ना कि कोई विशेष जाति। यहां पर वर्ण का अर्थ जाति से नहीं लिया गया है। धीरे धीरे यही वर्ण जाति के आधार पर परिवर्तित हो गई। वर्ण 4 हैं, परंतु जातियां उपजातियां सैकड़ों हो गई। देखते हैं वर्णाश्रम के जो व्यवस्था है इसमें कितनी प्रकार के वर्ण हैं। इस वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण दिए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। सर्वप्रथम देखते हैं ब्राह्मण। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों का समाज में सर्वोपरि स्थान था। वो सभी वेदों का ज्ञाता होता था। विद्वता और ज्ञान के कारण समाज में श्रेष्ठ था। यहां ध्यान देने योग्य बातें यह है कि इन पंक्तियों से पता चलता है कि जो ब्राह्मण था वो किसी विशेष जाति को संबोधित नहीं करता था। ब्राह्मण मतलब ज्ञाता होता था। ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्म बताए गए हैं। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, यही उसके धर्म थे। समाज में ब्राह्मण का स्थान इसलिए सर्वोच्च था कि उसका त्याग और कर्तव्य समाज की दृष्टि में अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक था। उस समाज के विकास में सदैव लीन रहता था। एक स्वच्छ समाज का निर्माण करता था। धार्मिक क्रियाओं द्वारा समाज की रक्षा करता था। यज्ञ द्वारा राज्य और समाज का कल्याण करता था। अपनी तपस्या से समाज का मार्गदर्शन करता था और अपने सद आचरणों से नैतिक मूल्यों की स्थापना करता था जिस पर लोग चलते थे। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं और यह मध्यकाल तक बनी रहीं। राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मण का प्रमुख स्थान हुआ करता था। पुरोहित के रूप में राजा को सलाह और परामर्श देता था। युद्ध भूमि में राजा के साथ रहता था। राजा के विजय के लिए और अपने राज्य के विजय के लिए देवों की स्तुति करता था। उचित राजा का चयन करता था। जैसे कौटिल्य को देख लीजिए, चाणक्य। राजा का राज्याभिषेक करता था। मनु ने तो बताया है कि राजा के मंत्रियों में ब्राह्मण को मंत्री के रूप में होना अनिवार्य है। न्याय के कार्य में ब्राह्मण राजा का सहयोग करता था। ब्राह्मण को भीषण अपराध कर देने मतलब ब्राह्मण अगर भीषण अपराध भी कर दे फिर भी उसको बहुत कम दंड दिया जाता था। ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को राजदंड दिया जाता था। ब्राह्मणों को बौद्धिक और धार्मिक श्रेष्ठता प्राप्त थी। द्विजों को शिक्षा देने वाला ब्राह्मण ही होता था। समाज और देश को उत्कर्ष पर पहुंचाने का दायित्व ब्राह्मण का होता था। समाज के सभी धार्मिक कृत्य ब्राह्मण ही करता था। पुरोहित होने का वंशगत अधिकार ब्राह्मण को मिल गया। सामाजिक श्रेष्ठता भी ब्राह्मण को उस समय प्राप्त थी। यह श्रेष्ठता उसकी ज्ञान और विद्वता के कारण मिली थी, ना कि जाति व्यवस्था के कारण। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो ब्राह्मण को श्रेष्ठता समाज में मिली थी वो उसकी ज्ञान और विद्वता के कारण मिली थी, ना कि जाति व्यवस्था के कारण। वह समाज को शिक्षित तथा धार्मिक बनाता था। पृथ्वी पर वह देव तुल्य माना जाता था।
यदि अध्यापन, यज्ञ तथा दान से उसका जीवन यापन नहीं हो रहा है तो वह क्षत्रिय या वैश्य का कार्य भी कर सकता था। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। समाज में दूसरा स्थान क्षत्रियों का था। उनका सम्मान भी ब्राह्मणों के समान ही हुआ करता था। देश और राज्य के रक्षा का कार्यभार क्षत्रियों पर ही होता था। ऋग्वेद में उनको क्षत्र से जोड़ा गया है। क्षत्र का अर्थ शौर्य या पराक्रम से होता है, शौर्य या पराक्रम से लिया गया है। क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना और शौर्य प्रकट करना होता था। इनका गुण शासन और सैनिक का संचालन होता था। क्षत्रियों को अध्ययन अध्यापन का अधिकार था, परंतु यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। चाणक्य ने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है कि यदि क्षत्रिय ब्राह्मण की निंदा करता है तो उसे 12 पण अर्थदंड दिया जाना चाहिए। समाज में क्षत्रियों के लिए कुछ निषिद्ध कर्मों पर भी चर्चा दी गई, जैसे पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना। इसके विपरीत कार्य करने पर क्षत्रिय को प्रायश्चित करना पड़ता था। क्षत्रिय को आपत्ति काल में अपने से नीचे वर्ण के कर्म करने का भी अधिकार दिया गया था। यदि उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो वे अपने वर्ण से नीचे का वर्ण भी अपना सकते थे और उचित अवसर आने पर क्षत्रिय धर्म भी निभा सकते थे। तीसरा वर्ण था वैश्य। समाज का तीसरा सबसे प्रमुख अंग वैश्य था, क्योंकि समाज और राज्य की आर्थिक स्थिति इसी वर्ण पर आधारित थी। वैश्य का कर्म कृषि, व्यापार और आर्थिक व्यवस्था होता था। समाज की आर्थिक स्थिति वैश्य के कारण ही सुदृढ़ होती थी। महाभारत में कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं। कौटिल्य ने भी अध्ययन, दान, कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य ये वैश्यों के प्रधान कर्म बताए हैं। मनु ने भी बताया है कि पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि करना वैश्यों का प्रमुख कार्य था। वैश्यों को श्रेष्ठी वणिक और सार्थवाह आदि नामों से गुप्त युग में जाना जाता था। समाज में 5 प्रकार के व्यापारी होते थे। स्थानीय वणिक, कारमा जो भ्रमण करने वाले होते थे, सामुद्रिक व्यापारी, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगे हुए व्यापारी और साधारण व्यापारी। राज्य को सबसे अधिक कर, सबसे अधिक टैक्स वैश्य ही देते थे। कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जिनका व्यापार करना वैश्यों के लिए निषिद्ध था, जिनका व्यापार वैश्य नहीं कर सकते थे, जैसे शराब, मदिरा, मांस, लोहा और चमड़ा, ऐसे अनेक वस्तुएं थी। संकट काल में वैश्य गौ तथा ब्राह्मण वर्ण की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण भी कर सकता था। आवश्यकतानुसार शूद्र की वृत्ति को भी अपना सकता था। चौथा वर्ण था शूद्र का।
समाज का चौथा वर्ण शूद्र का हुआ करता था। शूद्रों को 6 नामों से जाना जाता था: शूद्र, अंत्यवर्ण, वृषल, पद्यः, पंजः, पज्जः और जघन्य। प्रारंभ में तो शूद्र का स्वधर्म द्विज वर्णों की सेवा ही था, परंतु बाद में परवर्ती काल में सेवा के अतिरिक्त उसे अन्य काम भी दिया गया, जैसे शिल्पी का काम। मनुस्मृति में काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, भांड शिल्प और चित्रकला आदि कर्मों को करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मनु ने विपत्तिग्रस्त शूद्र के लिए अनेक उद्योग धंधे अपनाने के लिए कहा था। असमर्थ शूद्र के लिए कारुकर्म या सूप आदि बनाने का व्यापार भी करने को कहा गया था। शूद्र विभिन्न पेशा कर सकता था, जैसे कुम्हार, नापित, बढ़ई, नापित यानी नाई, लोहार, धोबी आदि का कार्य कर सकता था। इससे यह सिद्ध होता है कि संकट के समय शूद्र वैश्य के कार्य कर सकता था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार अपने वर्ण के अतिरिक्त दूसरे वर्ण के कार्यों को किया जा सकता था। धन्यवाद।